नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के, जिसका बहुत इंतजार था। कांग्रेस के सामने अब वो घोषणा पत्र आ चुका है। इसे नाम दिया है संकल्प पत्र का। पार्टी ने इसमें कुल 75 संकल्प देश के सामने रखे हैं। आज़ादी के 75वें साल यानी कि 2022 तक इनको पूरा करने का टारगेट भी जताया है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो 5 साल यानी 2024 तक के लिए होगी, लेकिन संकल्प पत्र को 2022 में ही पूरा करने का एक वायदा पार्टी लेकर आई है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी का जोर धारा 370 और 35A के साथ राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को वरीयता देता हुआ नजर आया। अब सवाल है, कांग्रेस की न्याय योजना और बीजेपी की देश की सुरक्षा, कश्मीर के मुद्दों में से जनता आखिर किसको चुनेगी? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो देख लेते हैं। 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड, शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। आजादी के जब 75 साल समाप्त होंगे 2022 में, तब देश कैसा हो, इसका एक विजन रखा है। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। इसमें सिर्फ मैं हूं। एक तरफ जनता है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मेरा और मेरा अहंकार, न तो इनको कोई देश से वास्ता है न अपने दल से वास्ता है। मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। लगता है कि मुंगेरी लाल के टूटे सपने, इन्होंने क्या क्या वायदे पहले किए थे, आपको याद है 2014 में, तो वायदे तो वो पूरे नहीं कर पाए। एक नया जुमला घोषणा है, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पत्र है। पहले तो उनको हिसाब देना चाहिए 5 साल में उन्होंने क्या किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से 2022 के भारत का एक पूरा स्वरूप देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। तो सबके अपने अपने रिएक्शन हैं और हर एक का रिएक्शन बहुत ही स्वाभाविक है। विरोधी पक्ष इसे जहां झांसा बता रहा है, तो वहीं संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी का कहना है कि ये रोड मैप है, ये आने वाले वक्त के देश की तस्वीर बनाने वाला है, ये आने वाले वक्त के लिए उम्मीदों की किरण जगाने वाला और टाइम बाउंड भी है। तो वहीं तीसरी तरफ आम जनता अब दोनों संकल्प पत्रों को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्रों को टटोल रही है और उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये समझने की कोशिश करे। और ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए भी हम यही बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ के, दोनों पक्षों के लोगों को जोड़कर और निष्पक्ष राय रखने वाले तमाम लोगों को जोड़कर बातचीत करेंगे कि दरअसल किन्हें लगता है या किस वजह से लगता है कि ये घोषणा पत्र पहले प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र से बेहतर है, चाहे अपनी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी। चलिए, हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आपका स्वागत है। आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, अपनी बात रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वी के बाथम साहब हैं, ये सदस्य रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के, आपका भी इस मंच पर स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट करने वाले गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं, जो चुनाव की राजनीति को बाखूबी समझते हैं। आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी साहब, आज आपका संकल्प पत्र आया, पहला सवाल आप ही से, आपके पास में अगर हम ये कहें कि मूलतः आप किन विषयों को छूते हैं, क्या आपके मूल टारगेट हैं, किस चीज को आप सबसे ज्यादा उभार कर इसमें जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, क्या बोलोगे आप?
देखिए, राष्ट्रवाद हमारा मूल उसका ये है, लेकिन हमने राष्ट्र के साथ साथ गरीब, किसान, व्यापारी सब के हितों का ध्यान रखा है। निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प पत्र, अगर हम राम मंदिर की बात करें या धारा 370 को हटाने की बात करें तो हम उस पर भी दृढ़ संकल्पित हैं। हमने 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का पक्का मकान देने की बात कही थी, जो इस संकल्प पत्र में भी उस बात को उन्होंने दोहराया है और लगातार उस दिशा में हम आगे बढ़े। काफ़ी हद तक हम लोगों को पक्का मकान देने में सफल भी हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या पूरे देश की बात करें तो कहीं न कहीं हम उसमें सफल हुए। मुद्रा बैंक के माध्यम से अगर हम बात करें तो नौजवानों को रोजगार देने का काम, हम नौकरियां से हटके स्वयं का व्यापार करने की एक शक्ति देना चाहते हैं। मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने किया, मुद्रा बैंक आपको आगे बढ़ाने की बात है। वहीं अगर हम उज्ज्वला की बात, उज्ज्वला में हमने कैटेगरीज वाइज दिया, 7 करोड़ गैस के कनेक्शन मुफ्त में बांटे, लेकिन अब हर गरीब को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा, इसको और आगे बढ़ाने की बात की है। और जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात करें तो हम निश्चित रूप से हम सेना के अधिकारों में कटौती नहीं करेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सेना के अधिकार की कटौती करेंगे, हम अलगाववादी ताकतों से बात नहीं करेंगे, हम अलगाववादी ताकतों को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम अलगाववादी ताकतों से बात करेंगे, तो हम राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये देश रहेगा तो बाकी सब चीज़ें रहेगी। देश मजबूत बने, भारत मजबूत बने, यह हमारा संकल्प है और हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक यहाँ का संपन्न बने। कांग्रेस जो भी बात करे, लेकिन 55 साल का हिसाब कांग्रेस को देना होगा। हमसे 5 साल का हिसाब मांगते हैं, हम हिसाब देने को तैयार हैं, आंकड़े वाइज देने को तैयार हैं। 55 साल में कांग्रेस ने देश को पीछे ढकेला। कहीं न कहीं गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था। आज ये बात करते हैं कि हम 72,000 रुपये देंगे, जो भी देंगे, लेकिन इंदिरा जी ने भी बात की थी गरीबी हटाओ की। क्या गरीबी हटी? गरीब गरीब होते गया, अमीर अमीर होते गया। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात है। हमने तो कहीं न कहीं गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए 1 लाख रुपए का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड में 5 साल तक कोई उस पर ब्याज नहीं लगेगा, केंद्र ने घोषणा की है। निश्चित रूप से हमारी केंद्रीय पार्टी ने जो कहा है उसको हम पूरा भी करेंगे और करते आए। ये जुमलेबाजी की कुछ भी बात कर लें, कोई भी आरोप हम बार बार ये 15 लाख की बात उठाते हैं। मैं चुनौती देता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के संकल्प पत्र में कहीं 15 लाख की बात अगर ये साबित कर दें, मैं राजनीति से हट जाऊंगा, जीवन भर के लिए राजनीति से अपने आप को अलग करूं। लेकिन जो आरोप लगाते हैं उनको ये प्रमाणित करना चाहिए। हमारे रामविचार नेताम जी ने भी चुनौती दी कांग्रेस को कि वह ऐसी सीडी प्रस्तुत करें या ऐसे तथ्य प्रस्तुत करें, संकल्प पत्र प्रस्तुत करें जिसमें हमने 15 लाख की बात की थी। लेकिन बार बार झूठ बोलकर समय बाद एक चुनाव में ये घोषणा की गई या आपके मुताबिक इसे गलत तरीके से कांग्रेस ने पेश किया, लेकिन अब दूसरे चुनाव के बाद जाकर इसका खंडन हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। लगातार हमारे पहले तो कहा जाता था, आपने भी शायद कहा होगा मंचों पर कि साहब ऐसा होगा, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल अच्छे दिन की भी बात थी। चलिए खैर मैं उस पर नहीं जाता। आपने जो पॉइंट कहे, पहली बार मैं आपके एक एक पॉइंट लिख रहा था और इस पर मैं जवाब लूंगा कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस के साथियों से। मैं पहले आज जाऊंगा बाथम साहब के पास, क्योंकि सदस्य रहे कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के और जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब भी वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे। बाथम साहब, 5 बिंदु यहां कहें। राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखेंगे, मुद्रा के जरिए वो पिछली बात याद दिला रहे हैं, यानी बेरोजगारी पर, चूंकि आपका पूरा फोकस बेरोजगारी पर था तो जोड़ा है मुद्रा को। उज्ज्वला का वो जिक्र कर रहे हैं प्रचार के तौर पर। सेना के अधिकार में कटौती आप करना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं करना चाहते हैं, इस बात को प्रचारित कर रहे हैं। और अलगाववाद को पोषित नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को पोषित नहीं करेंगे। आपका उत्तर? तो पूरा की पूरा यदि आप इनका संकल्प पत्र देखें है तो बोलते हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब, नई बोतल में पुरानी शराब है। धारा 370 का उल्लेख करना, राम मंदिर का उल्लेख करना, राष्ट्रवाद की बात करना, सिर्फ यही जो है जो जनता को, वोटर्स को लुभाने के लिए इन्होंने उसकी कमजोरियां देख रखी हैं जनता की, और वो चीज़ का ये उल्लेख करते हैं। इन्होंने
बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ठोसगार रोजगार नीति का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया है। गरीबों के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई। अकेले मकान बना देने से गरीबी नहीं मिटती, उसके आय के साधन क्या है। आप दूसरी दृष्टि से देखें, यदि किसानों के छोटे व्यापारियों को पेंशन देने की बात, तो मध्य प्रदेश के वचन पत्र में तो सब चीज़ पहले से ही आ गई है। कम से कम मध्य प्रदेश के वचन पत्र में जितनी बातें दी हैं, अधिकांश बातें इन्होंने गरीब और अपने ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए, सबके लिए बात की गई है। आप सिर्फ 1400 डॉक्टरों की बात कर रहे हैं पूरे देश में, 1400 डॉक्टरों से क्या होगा। 200 नवोदय स्कूल की बात कर रहे हैं, क्या उससे पूरा शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी क्या? इन सब बातों पर कहीं पर भी नहीं है। जबकि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखें, जो हम निभाएंगे वचन देखें कि उसके अंदर हर गरीब की चिंता की है। 25 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपये सालाना उनको देंगे, 6,000 रुपये से 8,000 रुपये ऐसे भी कम से कम उसकी आय हो मंथली, तब जाके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और बच्चों को स्कूल में दाखिला करा सके, अपने स्वास्थ्य की बात कर सके। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करो, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ बात नहीं की। हाँ, तो ये यदि आप देखें तो पूरे देश के विकास को, समुचित और समग्र विकास को लेके कहीं पर बात नहीं की है, सिर्फ अपने जीतने की बात की है। और आप देखिए 2022 की बात कर रहे हैं, पूरे 5 साल की आप बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब है 2022 के बाद क्या होगा, कि हमारे देश में फिर क्या होगा? क्या प्रजातंत्र नहीं रहेगा क्या? हाँ, तो ये नहीं, चलिए खैर, ये तो वो खुद ही कह रहे हैं, ये तो खुद कह रहे हैं कि साहब ये हमें 2024 तक का देना था, लेकिन हम तो 22 में पूरा कर लेंगे, ये टारगेट हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। ठीक है। जेपी मूलचंदानी साहब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए, आपका भी इस मंच पर हम स्वागत करते हैं। चलिए मूलचंदानी साहब, एक मौका आपके पास में, बताएं आप क्या हाईलाइट्स आपके हैं जो लगता है कि आप जनता के बीच में एक बार फिर भरोसा दिलाएंगे। पुनीत जी, आज देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एवं माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो दस्तावेज, जो वचन पत्र, जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का पेश किया है, ये एक राष्ट्रवादी दस्तावेज के समान पूरे देश के सामने है, एक संकल्प पत्र के रूप में सामने है, जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए आप देखेंगे सभी क्या इसमें समावेश है, सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के अनुरूप भारत देश विश्व में एक उच्च वर्ग, उच्च कोटि में उसकी गणना हो, ये संकल्प व पत्र इसी उद्देश्य के सामने भारतीय जनता पार्टी ने देश के सम्मुख रखा है। चलिए खैर, अगर ये स्पीच होती ना तो बहुत शायद संकल्प पत्र का, चलिए अगर ये स्पीच वाला हिस्सा होता तो मैं जरूर कहता कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मैंने पूछे आपसे कि क्या पॉइंट्स आपको लगते हैं जिस पे विश्वास आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से पॉइंट्स निकाले हैं। सिंह साहब, अगर आप सुन रहे हो, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, महिला, युवा और व्यापारी, ये मूलचंदानी साहब का कहना है। बाकी आपने सुन ही लिया, यहाँ पर भी जो आपके साथी हैं वो आपको बता रहे थे कि मुद्रा, उज्ज्वला, सेना के अधिकार और अलगाववाद का समर्थन हम नहीं करते। ये हाईलाइट हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश किए गए संकल्प पत्र के। जवाब आप। देखिए पुनीत भाई, सबसे पहले तो राष्ट्रवादी का जो गुब्बारा लेके भारतीय जनता पार्टी के मित्र घूम रहे हैं, उसी की हवा निकालने से शुरुआत करता हूँ। आज़ादी के बाद पहली बार लोगों ने टेलीविज़न पर देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान जिसका नाम तेज बहादुर है, वो जली हुई रोटी और पानी वाली दाल सोशल मीडिया में दिखाता है और कहता है जवानों की खाने की हालत ये है। आज़ादी के बाद क्या कभी ऐसा कोई वीडियो आया था? तो जो लोग जवानों के खाने की थाली से रोटी और दाल चुरा लें, वो राष्ट्रवाद की बात करें। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा पुनीत भाई, जब एक प्रधानमंत्री के खिलाफ वही बर्खास्त शुदा बीएसएफ का जवान तेज बहादुर चुनाव लड़ रहा है और 10,000 रिटायर्ड फौजी उसका प्रचार कर रहे हैं, ये है बीजेपी का राष्ट्रवाद।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले का वीडियो यूट्यूब में है, उठा के देख लीजिए, जिसमें मोदी जी ने कहा कि हमारे 2 नौजवानों को फौजियों ने गोली मार दी, हमने उनके खिलाफ अपराध कायम करा दिया है। इस देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब सेना के जवानों के ऊपर थाने में FIR दर्ज हुई। ये बीजेपी का चेहरा है। कारगिल की जंग के बाद ताबूत और कफन तक में दलाली खाने का आरोप बीजेपी पे लगे, ये बीजेपी का चेहरा है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा लगेगा सुन के। मैं जो बात करता हूँ, फैक्ट्स करता हूँ। संसदीय समिति ने कहा है कि पहली बार रक्षा बजट 57 सालों में सबसे कम दिया गया है। ये सेना का प्रति प्रेम है मोदी जी का। और 68% हथियार इस्तेमाल योग्य नहीं रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बात को। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित रक्षा मैगजीन है जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी, उसने कहा है कि F-16 के बिक्री नामे में ये शर्त शामिल थी कि अमेरिका जाकर उन जहाज़ों की गिनती करेगा। मोदी जी के तमाम दावों के बावजूद फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है कि जितने F-16 पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे थे वो सारे सुरक्षित थे। तो मोदी जी आपने कौन सा जहाज मार गिराया, जरा बताइएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका कह रहा है। इसके अलावा हमारा एक हेलीकॉप्टर हमने खोया Mi-17, बाद में वो खबर आ रही है कि हमने अपने ही मिसाइल से अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया, 6 लोग शहीद हो गए। हमारा एक जहाज पाकिस्तान ने मार गिराया और अमेरिका के दखल के बाद हमारा विंग कमांडर वहां से रिहा हुआ। ये है बीजेपी का असली राष्ट्रवाद। PDP कहती थी आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जाए, सत्ता की मलाई चाटती थी साहब। आप उस दल के साथ समझौता कर लिए जो आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देती थी। हमने अपने कार्यकाल में अफजल गुरु कसाब को फांसी के फंदे पे लटका दिया। आप तो फर्जी राष्ट्रवादी हैं साहब। एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसने यहाँ धमाके किए हों, हमले किए हों। और आपने नहीं अपने यार हो एक मिनट, अभी तो एक सिरा शुरू किया राष्ट्रवाद का। मैं सब पे आता हूँ। आपने इस 5 साल में एक आतंकवादी को फांसी की सजा दी है? नहीं दी है। और सबसे शर्मनाक बता दूं, फिर राष्ट्रवाद खत्म करता हूं मैं, कि पठानकोट एयरबेस पर जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करते हैं तो जो देश में कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया कि ISI को हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आइए और जांच कर लीजिए। इस देश की धरती पर IS ने कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन मोदी जी जैसे कमजोर और काया प्रधानमंत्री के होते इस देश ने वो दिन भी देखा। लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने इतने सारे पॉइंट गिनाया, अभी एक मुद्दा इसी राष्ट्रवाद पर है। इसी राष्ट्रवाद पर बीजेपी का आप पर सीधा आरोप है कि आप इस तरह की, कांग्रेस पार्टी जब इस तरह की बात करती है तो वो राष्ट्रवाद को और पुरजोर तरीके से आगे रखते हैं। यानी आप ये सब कमजोरियां कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज के तौर पर भेजते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं विरोधियों को या हमारे पड़ोसियों को मौका मिलता है भारत के ऊपर निशाना साधने का। पुनीत भाई अपना क्या ये चुनावी पॉलिटिक्स हमें यानी देश को नुकसान पहुंचाएगी? ये बात देश में एस्टेब्लिश हो रही। देखिए महाभारत यदि आपने पढ़ा हो, देखा हो, तो बिल्कुल सही बात कही पुनीत जी आपने। मूलचंदानी जी आपका समय आगे बोलिएगा, मेरे पास बहुत समय है। महाभारत में एक पात्र का जिक्र होता है साहब, नाम है शिखंडी। वो किसी के पीछे छुप कर वार करता था। बीजेपी भी उसी का अनुसरण कर रही है। अब मैं आता हूं सवाल उठाने पर। भारत पाकिस्तान के बीच में 3 जंग हुई है और कारगिल की एक छोटी सी झड़प, 3 युद्ध और एक छोटा जंग बोल सकते हैं। लेकिन किसी ने नेहरू जी से सवाल नहीं पूछा, किसी ने लाल बहादुर शास्त्री से सवाल नहीं पूछा, किसी ने श्रीमती इंदिरा गांधी से सवाल नहीं पूछा और किसी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, उनसे भी सवाल नहीं पूछा। ठीक है, सारी दुनिया और देश मोदी से सवाल क्यों पूछते हैं? सबको मालूम है। अभी तो आप कारगिल की बात कर रहे थे। सुनिए, अभी तो आप कारगिल की बात कर रहे थे। अरे सुन तो जा पहले। किसी ने सवाल नहीं पूछा। सारे सवाल मोदी जी से क्यों पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे जाइए, आप सबसे बड़े चैनल, इतने सारे लोग इसको देख रहे होंगे, लाखों लोग। अपने मोबाइल में गूगल पर जाइए, उसमें लिखिए कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, तो पहला नाम लिख के आएगा नरेंद्र मोदी और दूसरा आएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो मोदी जी विश्व के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं, इसलिए जवाब उनको देना पड़ेगा और सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा है राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत ही सीरियस एक डिबेट हो सकती है, लंबी डिबेट। हालांकि आज हम बात करें आपके संकल्प पत्र पर, लेकिन चूंकि आपने भी शुरुआत राष्ट्रवाद से की,
हर हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखता है। लेकिन क्या आप ये बात अच्छी तरह समझ गए कि जितना कांग्रेस पार्टी बात करेगी उतना आपको लाभ हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है? यही बात आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? देखिए, ये जितनी भी बातें करते हैं, ये 71 के युद्ध का इंदिरा जी को देते हैं क्रेडिट, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम भी कहते हैं कि इंदिरा जी ने किया, लेकिन मोदी जी को गले नहीं उतार पा रहे। पहला ऐसा प्रधानमंत्री अटल जी के बाद गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को सबक पाकिस्तान की धरती पे दिखाया। आज जितनी भाषा कांग्रेस की लोग बोलते हैं वे सब पाकिस्तानी चैनलों में दिखते हैं, और पाकिस्तानी चैनल जो बात कहता है कि चुनाव को लेकर मोदी जी ये कर रहे हैं, वही बात कांग्रेस करती है और कांग्रेस के नेता ही वहां पे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका राष्ट्रवाद और हमारे राष्ट्रवाद में तो जनता को तय करना है। ये सेना के अधिकार की कटौती की बात हम तो नहीं कर रहे, हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दी सेना को, आप चाहे जो कार्रवाई करें हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये पूरा देश जानता है। मैं आपको बता रहा हूं, कैप्टन अभिनंदन की जो रिहाई हुई, ये कहते हैं कि अमेरिका के कारण हुई, ये हमारे देश की क्रेडिट हमारे देश को नहीं लेने देना चाहते, ये अमेरिका को क्रेडिट लेने, जबकि हमारा सीना तो उस वक्त गर्व से ऊंचा हुआ जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संयुक्त संसद में यह बयान देता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं फोन पे बात करना चाह रहा हूं लेकिन मेरी फोन नहीं उठा रहे, और 24 घंटे के अंदर अभिनंदन की रिहाई हो जाती, निशर्त रिहाई हो जाती। इससे भारत का गौरव बढ़ा, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ। लेकिन ये क्रेडिट मोदी जी को इसलिए नहीं देना चाहते कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को ये क्रेडिट देना ही नहीं चाहते। ये नेहरू जी को क्रेडिट देंगे, इंदिरा दे, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी। एक मूल सवाल है, क्या ये चुनाव केवल क्रेडिट, ये कभी लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लेंगे, क्या ये चुनाव केवल क्रेडिट देने पर या किसने कितना मुंह तोड़ जवाब दिया इस पर होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोनों तरफ से इसी एक मुद्दे के पीछे बाकी के सारे मुद्दे आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गिरजा शंकर जी हमारे बीच में। गिरजा शंकर जी, क्या सारे मुद्दे एक तरफ बनाम राष्ट्रवाद, यही जंग होगी अब की बार इस इलेक्शन में? क्या यही इन दोनों मैनिफेस्टो का निचोड़ और सार दिखता है? देखिए, दोनों मैनिफेस्टो जो हैं वो हमारे सामने हैं। हाँ। और केवल एक ही मुद्दा नहीं है, दोनों ही पार्टियों ने लगभग 300-400 मुद्दे उसमें रखे हैं। और दरअसल इनको घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। ये दोनों ही जो मैनिफेस्टो हैं वो लालच पत्र हैं। आप देखिए कि चुनाव में घोषणा पत्र लाने की परंपरा शुरू कहाँ से हुई और उसका स्वरूप क्या था। घोषणा पत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को लालच दें, कोई 6,000 देने की बात करे, कोई 8,000 देने की बात करे, कोई और कुछ बात करे। ये पार्टी की घोषणा पत्र चुनाव के लिए नहीं होता। तो क्या यदि यही घोषणा पत्र है तो लोगों को तय इस आधार पर करना होगा कि कौन सी पार्टी कितना अधिक मुझे दे रही है। क्या इस आधार पर डेमोक्रेसी हमारी सरवाइव कर सकती है? होना है चाहिए दरअसल कि दोनों ही पार्टियों की जो विचारधारा है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए घोषणा पत्र में, जिससे मतदाता ये तय कर सके कि किस विचारधारा की पार्टी को उसको साथ लेना है। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उनकी हेल्थ पॉलिसी क्या होगी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द जो हैं या मुद्दे हैं वो नदारद हैं, जबकि वो कांग्रेस की बुनियाद है। बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद के बजाय जिस वो हिंदू राष्ट्र की बात शुरू से करते रहे, संग करती रही है, खुल के सामने आना चाहिए कि हमारी विचारधारा ये है, हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं। हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ में ये बताया जाता है कि कितने मेडिकल कॉलेज खोलेंगे या कितने डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, लेकिन जो बाजारवाद हेल्थ में है उस पर क्या पॉलिसीज हैं पार्टियों की, ये आना चाहिए। तो पॉलिसीज जो है, विचारधारा जो है वो नदारद है, और लोगों को बाध्य किया जा रहा है इस बात पर कि आप इस आधार पर तय कीजिए किसको वोट देना है कि कौन आपको अधिक दे रहा है। ये मैं समझता हूं कि बहुत उचित नहीं है। और लोगों को इसीलिए जो मुद्दे की बात कर रहे हैं आपकी, किस मुद्दे पर चुनाव होंगे, तो मुद्दा लोगों के पास अपने होंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी के दिए हुए मुद्दों पर वो वोट नहीं करेगा। जो मतदाता है उसके अपने मुद्दे हैं और वो अपने मुद्दों पर वोट देगा। और ये तमाम जितनी जो बहसें हो रही हैं कि किसने किसको कितना जवाब दिया, कौन कितना मजबूत है,
सवाल ये है कि जो गरीबी रेखा है, आप देखें गरीबी रेखा का मापदंड कम से कम 1 दर्जन मापदंड है और उसके आधार पर 1 दर्जन आंकड़े हैं गरीबी रेखा के। जब सरकार की सारी पॉलिसी या पॉलिटिकल पार्टीज की सारी पॉलिसी गरीबी रेखा को खत्म करने की या उसको कम करने की है, तो किस गरीबी रेखा को आधार माना जाएगा? तो इन जो बेसिक सवाल हैं उस पर दोनों घोषणा पत्र में कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जिस पर कोई बात की जाए। थोड़े बहुत जो मुद्दे हैं अलगाववादियों को लेकर या कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जो अलगाववादियों की बात की जाती है, तो कोई पार्टी किसी पर जब आरोप लगाता है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है या वो अलगाववादियों के साथ नरमी बरतेगा, तो मैं नहीं समझता कि ये कहीं सही है। बेसिक चीज़ ये है कि जिस 2022 हो, 24 हो या 50 हो, जिस भारत की जो कल्पना दोनों पार्टियों की क्या है, किस तरह का भारत का वो निर्माण करना चाहते हैं, जहां पर जो बुनियादी हमारे जो संवैधानिक जो अवधारणा है, उस संवैधानिक अवधारणा को पूरा करने के लिए, जो समतामूलक समाज बनाने के लिए, समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, ये इन मुद्दों पर आप संविधान की अवधारणा को पूरा करने के लिए इस चुनाव में क्या वादे कर रहे हैं, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए ये जो केवल लोगों को क्या देना है, ये लालच पत्र जो है, उससे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बहस की गुंजाइश इसमें है। जी सुंदरानी साहब, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपने केवल कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया, आपने इसका जवाब दिया है? केवल उसमें जो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई थी, चाहे आप गरीबों को देख लें, आप किसानों को देख लें, या जिस तरह से कंपैरिजन अभी हम आपके घोषणा पत्र के बाद से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उत्तर दे रहे हैं या जो पॉइंट्स रखे हैं कांग्रेस ने उसकी आप काट दे रहे हैं। नहीं, कहां कांग्रेस ने धारा 370 की बात की, कहां किसानों को पेंशन देने की बात की, 124A की बात की, आपने 35A और 370 का जिक्र कर दिया। नहीं, देखिए धारा 370 और 35A तो हमारा एजेंडा है साहब, और आज का नहीं, हमारा बहुत पुराना एजेंडा है। अगर हम बात करते हैं किसानों को पेंशन देने की, तो कहां कांग्रेस ने बात की? हम बात करते हैं व्यापारियों को पेंशन देने की, तो हम कहां कांग्रेस ने बात की? हम अगर व्यापार आयोग बनाने की बात राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एजेंडा है, इनका एजेंडा नहीं है। हमने किसी चीज में जवाब देने की बात नहीं की। अगर ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे तो हम उसमें भी चुनौती स्वीकार करते हैं। विकास 55 साल को एक तरफ रख दें, 5 साल को एक तरफ रख दें, आपके मुताबिक मुद्दा होना क्या चाहिए? विकास होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है साहब, हर व्यक्ति के लिए राष्ट्रवाद, लेकिन साथ ही साथ विकास किस तेज गति से बढ़ रहा है देश में, वह भी हमारा मुद्दा है। महंगाई को नियंत्रण करने में हमने कामयाबी हासिल की। 140 रुपए किलो दाल बिकती थी साहब यूपीए 2 की गवर्नमेंट में। मैं आपको बताऊं, 5.1 किलोमीटर सड़क बनती थी यूपीए 2 के समय। थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम भी 24 किलोमीटर करते थे। देखिए, पेट्रोल डीजल का निर्धारण करना हमारे हाथ में नहीं है, कुरूड बाहर से आता है, हम उस पर निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत हल्ला मचाते थे जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि वेट की दरें कम की जाए। क्यों नहीं वेट की दर इन्होंने कम की? 3 महीने 100 दिन निकल गए साहब। मैं दूसरी बात कहता हूं साहब, जीडीपी देश की क्या थी जब मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे? 4.4 जीडीपी, आज 7.1 जीडीपी मोदी जी के सरकार में। कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है साहब। आज देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। ये मोदी जी के 5 साल के अच्छे दिन का परिणाम है साहब। सिंह साहब उत्तर दें। देखिए, मैं रोजगार से शुरू होता हूं और आर्थिक स्थिति तक आता हूं। वादा क्या था? बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार करेगी चमत्कार। हो गया चमत्कार। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, यानी 5 साल में कितने रोजगार देने थे? 10 करोड़। तो हमने 15 करोड़ को दिया है आरपी सिंह साहब। सुनते तो जाइए। 15 करोड़ मुद्रा बैंक, वो बेरोजगार के दफ्तर के आंकड़े आप बताएंगे जहां से वो डिलीट नहीं होते नाम। श्रीचंद जी थोड़ा शांत हो जाइए, उत्साह मत आइए, चुनाव थोड़े हो रहा भाई, यहाँ तो खाली बहस हो रही है। तो 10 करोड़ वादा था रोजगार देने का, बात थी करोड़ों की, और काम बताया पकौड़ों का। ये मेरे आंकड़े नहीं है साहब,
NSSO केंद्रीय आपके मुख्यमंत्री तो बैंड बजवा रहे हैं साहब मध्य प्रदेश के। सुनो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस केंद्र सरकार की संस्था है। ये बताती है कि पिछले 5 साल में और ढोरों को चराने का काम भी युवाओं को दिया है इनके मुख्यमंत्री ने। मध्य प्रदेश रोजगार छिन गया, ये मोदी सरकार बताती है। और बात यही खत्म हो जाती तो भी ठीक था। 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर जो कि 6.5% है 45 साल में, ये मोदी जी की देन है। बात यहां खत्म होती तो भी ठीक था। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। NSSO का फिर एक आंकड़ा है मेरे सामने। ये दिखाता है कि खेती मजदूरी का काम करने वाले 3 करोड़ लोगों से वो मजदूरी का काम भी छिन गया। ये है मोदी सरकार। अब इन्होंने बताया कि आर्थिक स्तर पर मोदी जी ने डंका बजा दिया है, ऐसा ढोल बजाया कि ढोल फट गया। अरे ढोल फट गया साहब, मैं आता हूं उस पर भी। वादा था देश को इकोनॉमिक पावर बनाने का। मोदी जी की सत्ता में आने से पहले इस देश के ऊपर कर्ज था 54,90,763 करोड़। मोदी जी के सत्ता में आने के 4 साल बाद, मैं 19 की बात नहीं कर रहा हूं, 2018 तक की बात कर रहा हूं, देश पर कर्ज बढ़ के हो गया 82,03,253 करोड़। यानी मोदी जी ने कुल कर्ज लिया कितना? लगभग 28 करोड़। और ये कैसे समझे हम लोग? बेहतर कैसे समझते हैं? इन्होंने हर रोज कर्ज लिया 1486। लेकिन आप लोगों की यूनिट एक जैसी नहीं ना। देखिए वो जीडीपी गिना रहे हैं, आप कर्ज बता रहे हैं। आप जीडीपी भी आ रहा हूं, वो जीडीपी बताते हैं। मुझे बोलने दीजिए जी। यानी हर महीना कर्ज लिया कितना साहब? 45,000 करोड़ रुपया। तो ये रही आर्थिक स्थिति और रोजगार मैंने बता दिया। अब मैं जाता हूँ जीडीपी। जितने दर्शक देख रहे हैं वो मेरी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। फिर गूगल बाबा के पास जाइए और देखिए कि मनमोहन सिंह के समय में 7.5% जीडीपी थी। 4.4 सुनते जाइए, 4.4 जाइए, आप गूगल कर सकते हैं। और जब नोटबंदी हुई तो आप तो गूगल के पास सिंह उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से 1% जीडीपी गिर जाएगी। ठीक है, और जीडीपी गिर गई। तो साहब एक मुद्दा, एक विषय, यहाँ मूलचंदानी जी वहां बैठे हैं, श्रीचंद जी यहाँ बैठे हैं, मैं दोनों को चुनौती देता हूं किसी एक विषय पर जहां मोदी जी ने कील गाड़ी हो और आपको लगता है कि उनका सबसे बड़ा काम है, उसी पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रवाद, बेरोजगारी, किसानी, जो मुद्दा अच्छा लगा, महिला सुरक्षा, हर विषय पे बात कर लीजिए। सड़क पे बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात कर लीजिए साहब। प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात कर लीजिए। आप निकाल लीजिए आंकड़े। आप गूगल कर रहे हैं। आपके कांग्रेस पार्टी के पास कोई डाटा नहीं है, डाटा है ना पूरी, कोई देश के पास डाटा नहीं। गूगल जो कहेगा आप वो बात करेंगे। एक बात इन्होंने कही कि सड़क बनाते थे, ये हम सजा तो सड़क बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। हमारे समय सड़क बनती थी तो हम नापते कैसे थे और ये कैसे नापते हो बता देता हूं मैं आपको। यदि हमारे रिजिम में 4 लेन सड़क 1 किलोमीटर बनती थी तो हम उसको 1 किलोमीटर नापते थे फीता लगा के। सुनिए, इनकी सरकार में ये तो फालतू की बातें हैं, ये इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें हैं ये कांग्रेस पार्टी की। ये गैर जिम्मेदाराना बातें साहब। 4 लाइन 6 लाइन सड़क देखी लोगों ने तो अटल जी के राज में और मोदी जी के राज में, कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार ने। साहब एक मूल सवाल, क्या आपका विजन इसमें है या फिर जवाब? इस पर भी जवाब लूंगा। देखिए संकल्प पत्र पर बात करें, पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। बाथम साहब, 2 सीट। अब की बार जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो प्रदेश में मेहनत थी उसमें आपने भी योगदान दिया। आपके सवालों का जवाब मिला या आपकी योजनाओं का काट मिला? न्याय के जवाब में जो बात अब मौजूदा सरकार और आने वाले वक्त के लिए सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी कर रही, आपको लगता है कौन सा फॉर्मूला ज्यादा काम करेगा? देखिए इन्होंने जो बात की थी, हाँ, अभी जो गिरजा भैया ने वाली बात की है लालच पत्र, तो यदि आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें और बीजेपी का घोषणा पत्र देखें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यदि हम निभाएंगे घोषणा पत्र में बातें की हैं उसमें नीतिगत बातें भी आई हैं, पूरी दर्शन आया, दृष्टिकोण आया, विजन आया, उसमें हम आगे 5 साल की योजना बना के देंगे जिससे देश का विकास होगा, देश का सर्वांगीण विकास होगा, समग्र विकास होगा। वहीं पर आप देखेंगे बीजेपी का उन्होंने 75 बिंदु अपने रखे हैं, क्योंकि 75 साल उनने आयु अपनी निर्धारित कर रखी है। 75 साल के बाद कोई नेता को भी अपने लाइक नहीं कर रहा, अडवाणी जी हो
हमारे महाजन मैडम हो, उन सबको उन्होंने दूर कर दिया। तो 75 के ऊपर तो जा नहीं सकते वो है, उनने अपनी सीमा बता दी और धमकी देके, राष्ट्रवाद की बात करके, 370 की बात करके ये करेंगे। यदि आप देखें कारगिल के बाद में, कारगिल के युद्ध बाद में कितने सैनिक हमारे भारतीय मर रहे हैं और जितने आतंकवादियों को पनाह इन्होंने दी, पाकिस्तान जे गए हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। बाथम साहब मेरा सीधा सवाल था, बिना बताए गए। बाथम साहब मेरा सीधा सवाल था, न्याय योजना को सबसे ज्यादा हाईलाइट कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं आप कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सवाल सुन लें आप उत्तर आप जरूर दीजिएगा, आप ही से उत्तर ले रहा हूं, आप ही से उत्तर ले रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने न्याय को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, इसी को केंद्र में रखकर अपनी घोषणा पत्र, इसके पहले भी उन्होंने इसका आइडिया दिया था कि हम ये लेके आने वाले हैं और अभी भी इसके डिटेल को देश को इसका इंतजार है। कहा है कि बहुत रिसर्च की गई है, देश को बड़ी उम्मीद है, लेकिन इससे ही बाकी के लोग ये मानते हैं कि अब आप सीधे तौर पर वर्गों को कहीं लालच देने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। कैसे आप उनको ऊपर ला पाएंगे, क्योंकि सरकार जो थी अभी तक बनी हुई थी और आने वाले वक्त में जो दावा करती है बीजेपी, उसका यह कहना है कि हम कॉन्क्रीट काम करके देना चाहते हैं और आप जो है सिर्फ पैसों में डील करना चाहते हैं। ये उनका सीधा आरोप आपके ऊपर है। तो क्या इसका उत्तर है? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र में जो होमवर्क किया है, क्या बीजेपी उसका जवाब दे पा रही है आपको? नहीं, क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, यदि प्रति व्यक्ति आय हमारी होगी तो निश्चित रूप से उससे ही हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था सुधरेगी। ग्रामीण क्षेत्र, हर गांव में रहने वाला व्यक्ति के पास में यदि मनी है, कैश है, तो वहाँ के सर्कुलेशन जो होता है, उस कैश सर्कुलेशन से ही इकोनॉमी डेवलप होती है। मनरेगा की योजना भी इसी का एक उदाहरण है जिससे हमारे देश का इतना विकास हुआ। मात्र एक हम आवास दे दें, आवास से कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। आप देखेंगे आप शौचालय दे दो, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। आपने उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन दिए, उन गैस कनेक्शन से क्या हो रहा है? आज ही टीवी पर आ रहा था कि उसने घर के अंदर रख दिया, डरती है गैस कनेक्शन से, और जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो 850-900 रुपये में दे दिया। तो ये बात है, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं देखेंगे। कांग्रेस ने पूरी बुनियादी बातों को रखते हुए देश के गरीब से गरीब व्यक्तियों के लिए, अब नीति जहाँ तक है, आर्थिक नीतियाँ बड़ी नीतियाँ बनी हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि मिक्स इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी है। तो मिक्स इकोनॉमी क्या है कि उद्योगपति, निजी क्षेत्र के लोग भी निवेश करते हैं। मूलचंदानी साहब सहमत हैं आप इनकी बातों से? नहीं है, बाथम साहब जो कह रहे हैं, आप उस बात से सहमत हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, बाथम साहब को, मेरे कांग्रेसी मित्र बाथम साहब को शायद जानकारी का अभाव है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत बहुत स्पष्ट है। इसलिए 55 साल बनाम 5 साल, 55 साल की इनकी यूपीए सरकार को 5 साल पहले इसलिए देश ने जो है, इनकी सरकार को इसलिए देश ने जो है नकार दिया था। और 5 साल बाथम जी सुन लीजिए बाथम जी, हमारी घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जो होगा वो निश्चित रूप से कांग्रेस के संकल्प पत्र में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 55 साल बनाम 5 साल की। आपको देश ने 55 साल का मौका दिया, आपने उसमें क्या किया? सेनाओं के हाथ बांध के रखे, वो हाथ खोले मोदी जी ने। आज सेना स्वतंत्र है, बड़ी आश्चर्य का विषय है। बाथम जी सुन लीजिए पूरी बात, मैं आपकी बात का भी उत्तर दे दूंगा। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप विषय को भटकाने की कोशिश ना करें। आप ये बताइए, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। इसमें घोषणा पत्र की पेज संख्या 35 पॉइंट नंबर 6, इस पे सेक्सुअल वायलेंस की बात करती है कांग्रेस। मैं जानना चाहता हूं कि सेना के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है ये क्या उचित है, इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देंगे? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप राष्ट्रवाद की बात कर ही नहीं सकते। आपने सेनाओं के हाथों को बांध के रखा। 5 साल में नागरिक भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संविधान सर्वोपरि है। देखिए ये आपका घोषणा पत्र है बाथम जी, मैं आपके घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ।
चाहे वो सैनिक हो, ये घोषणा पत्र की पेज संख्या 35 में पॉइंट नंबर 6 आपने सेना के ऊपर स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है संविधान को नियमों को तोड़ेगा तो कानून उसको माफ नहीं करता। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपका सेना के ऊपर से भरोसा हो गया क्या? क्योंकि वक्त बड़ा कम बचा है, देश की सेना के ऊपर कांग्रेस को विश्वास नहीं है। 124A का जिक्र किया आपने अपने घोषणा पत्र में, आसपा का जिक्र किया, लेकिन इसका जवाब आर्टिकल 370 के रूप में और साथ में 35A के तौर पर बीजेपी ने इसका उत्तर दिया। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा दोनों का देश के ऊपर? देखिए, पहली बात, ये बीजेपी ने आर्टिकल 370 का जिक्र पहली बार नहीं किया है, 2014 में भी किया था और उसी बुआ जी के साथ सत्ता की मलाई बैठ के जम्मू कश्मीर में चाट रहे थे, जिनका नीतिगत रूप से 370 आर्टिकल से विरोध है, जो आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देती हैं, उस बुआ जी के साथ बैठ के सत्ता की मलाई चाट रहे थे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये वहां लगाया जाता है जहां सेना की तैनाती होती है। पूछता हूं आपसे, कहीं एक पूर्वोत्तर के राज्य में, ठीक है, उसके डिटेल हम उस पर पूरी बात, समय दीजिए, प्रश्न सुन ले, उत्तर आप ही देना। कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की जनता, पॉपुलेशन या बाकी सीटों के चक्कर में बाकी के पूरे देश को नाराज तो नहीं कर दिया? मेरी बात सुन लीजिए, मूलचंदानी जी से मेरा बड़े विनम्र आग्रह है, 2014 का बीजेपी का जुमला पत्र उठा के पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हम भी AFSPA नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर से हटाएंगे। पहले पढ़ लीजिए, फिर बात कीजिए। फिर आता हूं मैं 124A, अंग्रेजी में कहते हैं सेडिशन, हिंदी में कहते हैं, अरे मूलचंदानी सुनिए, आपसे तक ज्ञानी हूं मैं। आप कांग्रेस लोग मुगल करते थे और आप मुगल करते हैं। आप कांग्रेस का 2004 का घोषणा पत्र भी मेरे सामने है। आपने ये वादा किया था कि घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, क्या आपने घर घर तक बिजली पहुंचाई? मैं दूसरी बार आपसे कर रहा हूँ, 2002 के घोषणा पत्र ने आपने ये वादा किया था सड़कें बनेगी, व्यापारी खुश रहेंगे, किसान खुश रहेंगे। क्या आपकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये सब खुश रहे? अगर खुश रहे, ठीक है, आपके मुताबिक सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोले, स्पष्ट बहुमत दिया और आप देश के आप चुनाव हार गए। आप गूगल और मुगल के भरोसे सिंह साहब, मूलचंदानी जी, सिंह साहब एक मिनट, आप दोनों को रोकूंगा, करना पड़ेगा। मूलचंदानी साहब आपको भी रोकूंगा, गिरजा शंकर जी फाइनल कमेंट, क्या ये दोनों घोषणा पत्र में आपको लगता है जो भी सरकार बनाएगा वो देश को सही दिशा देगा? राजद्रोह, देशद्रोह, बहुत संक्षेप में गिरजा शंकर जी। राजद्रोह, देशद्रोह के विषय में बताना चाहूंगा। बातम साहब रुकिएगा। उस मतदाता की चिंता कर रहा हूं जिसको 4 दिनों बाद जो है वोट डालना है। दोनों के घोषणा पत्रों और जो दोनों पार्टी के नेताओं के जो डिबेट है, इसको सुनकर वो कितने कंफ्यूजन में होगा कि बेहतर ही था कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र की खूबियों को लेकर जाते लोगों के पास। आज के डिबेट का एक बेहतर अवसर उनको मिला था और जिसमें ये अपील होती लोगों के सामने कि हम ये बेहतर आपके लिए करना चाहते हैं। जाहिर है कि वो कुछ बात यहां से उभर के नहीं आई, लेकिन मेरा यह मानना है कि घोषणा पत्र से आगे जाकर राजनीतिक दलों को चुनाव के समय कम से कम अपनी विचारधारा के आधार पर मतदाताओं के सामने जाना चाहिए। ये बड़ी चिंता इस देश में रही है कि राजनीतिक दलों में विचारधारा का अवमूल्यन हो रहा है, विचारधारा लुप्त हो रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच यदि विचारधारा के रूप में कोई अंतर नहीं है तो फिर इस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है। दोनों चलिए, मेरे ख्याल से अब एक विचारधारा जो स्पष्ट तौर पर दिखती है, गिरजा जी, एक विचारधारा जो स्पष्ट तौर पर दिखती है कि अब पार्टियां टारगेट लेकर सीटें जीतने के लक्ष्य को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ती हैं। कोई माने अथवा ना माने, अगर एक घोषणा पत्र जन आवाज, अगर इसकी आवाज का जवाब पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। जी जी, ठीक आप कह रहे हैं। अगर इसके जवाब आपको दूसरे घोषणा पत्र में तलाशने पड़ रहे हैं या तलाशे जा रहे हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं कि आपके अपने विजन कहां है, कोशिश थी, जैसा कहा गिरजा शंकर जी ने, कि दोनों पक्ष अपने ब्राइट पॉइंट्स को रखें। शुरुआत वहीं से की पहले सवाल से, लेकिन अफसोस कि यहाँ एक दूसरे के घोषणा पत्रों की काटी लालच घोषणा पत्र है, इसलिए इनके मंत्री जी के ऊपर आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।